अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होगी। मैं भी ठीक हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुकी हूँ। रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, देखती हूँ कितना हद तक रिकॉर्ड कर सकती हूँ। माफिया क्वीन, आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए छोड़िए, वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, कहीं और से करते हैं। कहीं और से जो आप लोगों को सुनना है वो मुझे नहीं सुनाना, आज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सब्सक्राइब कीजिए, रोमांस सुनिए। ओके गाइस, चलिए सुनिए मेरी स्टोरी। रात के नहीं, रात नहीं कह सकते, सुबह के 5 बजे। अभी तक सूरज पूरी तरह से ग्लो नहीं हुआ है, मतलब निकला नहीं है। एक फ्लैट में एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह ब्लैक कपड़ों में, सर से लेकर पाँव तक, और उस घर की डोल बेल बजाती है। 1 2 3 4 कई दफ़ा बजाती, लेकिन वहाँ से खुलाए दरवाज़ा नहीं जाता। तब 5 आखिरी 8वीं बेल पर वो दरवाज़ा खुलता है और वो इंसान कहता है, इतनी रात को कौन है जो बेवकूफ़ी की तरह इस टाइम बेल बजा रहा था। तब वो जैसे ही आंखें मल के उसके सामने देखते तो देखता है एक लड़की। उसे नहीं पता लड़की है लड़का, कोई भी पता नहीं है, लेकिन उसे देखते कहते, कौन हो तुम। तब उसे एक लात मारती है वो, एक ज़ोर से लात, और सीधा वो अंदर जाके गिर जाता है। और वो लड़की अंदर आके कहती, तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें बता दूंगी मैं कौन हूँ। फिलहाल तो मैं तुम्हारे घर में एक मेहमान हूँ। जज साहब, कैसे हैं आप। सुना है कल आप कल नहीं, आज आपका रिटायरमेंट होने वाला है, और बस बेतहाशा इज्जत से आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तरीके से आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात किया जाए। कौन हो तुम। मैं कौन हूँ मैं बताती हूँ, तुम कौन हो तुम बताओ। एक मामूली सा क्लक क्लक क्लक, मतलब एक मामूली सा एक इंसान तुम थे। एक मामूली थे इंसान थे। तुम एक वकील के असिस्टेंट हुआ करते थे। क्या क्या हुआ करते थे, असिस्टेंट। वो अंदर आते ही दरवाज़ा लॉक करके उससे बात कर रही थी। फिर अचानक तुम्हारी नसीब, तुम्हारा किस्मत, तुम्हारा सब कुछ बदल गया। वकील बनने के बजाय तुम डायरेक्ट जज बन गए। क्या ज़बरदस्त। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। आई एम द माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। नाम तो सुना है, राजपूत। कौन राजपूत। हाँ, तुम कौन राजपूत। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें बताती हूँ कौन राजपूत। राजपूत मिस्टर माफिया डॉन राजपूत। उसका पूरा नाम तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे एक वक्त में। तुम उसके सच्चे दोस्त हुआ करते थे एक वक्त पे। लेकिन तुम वो इंसान हो जिसे उसे लीगल एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि तुम ये काम करो तो ये होगा, तुम वो काम करो तो होगा। 20 साल पहले वो आया था तुम्हारे पास तुम्हारे मिलने। तुम उससे मिले थे एक ढाबे पे, एक चाय के ढाबे पे मिले थे। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। तो उसने मुझसे तुमसे कहा कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, और तुमने उसे सलाह दी कि तुम इस शहर से, इस मुल्क से कई ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई तुम्हें पहचानता नहीं, कोई तुम्हें जानता नहीं, तो ऐसी जगह जाओ। तो तुमने कहा, तुमने कहा, एडवाइस दी, और उसने तुम्हारी एडवाइस फॉलो की। और उसने तुम्हें जाते हुए सिर्फ इतना कहा, और तुमने उसे पैसे भी देते। तकरीबन कितने दिए थे, हाँ 10,000 रुपये कैश। कहा था ये लो तुम्हारा काम आएगा। हालांकि उस टाइम तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी तुमने दोस्ती निभाई, अच्छी तरह से दोस्ती निभाई। इस बात की तो मैं मानती हूँ, लेकिन तुमने एक गलती की। वो चले गए। उसने कहा जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पर अपनी सब कुछ करके वो तुम्हें तुम्हारे 10,000 रुपये पहुँचा देंगे, और तुम्हें बताएंगे भी तो कहाँ है। तो लेकिन तुमने ईमानदारी से कहा, नहीं मुझे भी मत बताओ कि तुम कहाँ हो, मुझे कुछ भी मत बताना। इस तरह करते करते तकरीबन 2 साल तक उसने अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर अचानक उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, मनी ऑर्डर की, और वो 10 लाख, 10,000, 10,000 पूरे 10 लाख बन के तुम्हारे पास आए थे। एम आई राइट। हाँ, उसने दोस्ती निभाई क्योंकि उसे पता चला कि तुम मुसीबत में हो। तो उसने ईमानदारी से जितने भी पैसे थे उसके टिप्पल टप्पल कितना भी खाओ
उसने तुम्हें करके दे दिए पूरे 10 लाख कैश तुम तक पहुंचे। और उसमें तुम्हारे पास उसका एड्रेस आ गया। उसने तुम्हें कॉल करके बताया वो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान बिजनेस कर रहा है जिसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। अच्छी लाइफ गुजारे अपनी बीवी बच्चों के साथ, यहाँ पर अपने दोस्त के साथ। और तुम्हारी इस सलाह की वजह से आज मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो तुमने सोचा चलो उस मेरा काम हो गया, मेरा दोस्त खुश है, तो तुम खुशी खुशी उसके साथ रहने लगे। तुमने वो पैसे अपने उन लोगों को दिए जिससे तुमने उधार लिए। फिर तुम्हारे पास बचा क्या? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं बचा। 10 लाख रुपए जैसे आए वैसे चले गए तुम्हारे हाथ से। तब भी तुम खुश थे, लेकिन तुम्हें एक ऑफर मिला। बहुत से लोग आए तुम्हारे पास ये जानने के लिए माफिया डॉन कहाँ है। तुमने किसी को नहीं बताया, अच्छी दोस्ती निभाई थी, लेकिन बाद में तुम मुकर गए। एक टीम आई, उसने तुम्हें 10 करोड़ के साथ साथ एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने की ऑफर की, वीआईपी लाइफ। जिस तुम वकील की असिस्टेंट हो ना, वहाँ पर तुम जज बन के बैठोगे, एक बहुत बड़े जज बन के, जिसकी सुनवाई सारे लोग मानेंगे। और तुम कोई एवं जज नहीं बनोगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बनोगे। ये ऑफर मिली थी तुम्हें, और तुमने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन लोगों को अपने दोस्त की एड्रेस दे दिया। और उन लोगों ने क्या किया? अखबार में पढ़ा था ना तुमने? नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देती हूँ। उस सन का अखबार मेरे पास है। माफिया डॉन जो चुप के अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, उसकी पूरी फैमिली के साथ उसे मार दिया गया है। माफिया डॉन राजपूत को मार दिया गया। उसकी बीवी को इतनी गोलियां, उसकी बेटी को इतनी गोलियां, यहाँ तक कि मिस्टर राजपूत को भी गोलियों से छल्ली किया गया है। बताया जाता है कि ये कोई उनके पुराने दुश्मनों का काम है, लेकिन कानून पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा सकी कि ये किया किसने है। इसलिए इस बारे में पता लगाया जा रहा है। माफिया डॉन माफिया डॉन मिस्टर राजपूत कोई आम से बंदे तो नहीं थे नेक वो भी नहीं थे। उनके ऊपर भी बहुत सी चार्जेस लग चुके थे। इसी वजह से पुलिस ने उनका एनकाउंटर का भी ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उनके अत्ते चलने से पहले उनके खुद के खास लोगों के अत्ते वो चढ़ गए, उनकी मौत हो गई। वो अखबार पढ़ के सुना रही थी, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। यही लिखा था, यही भी हुआ था, सच है। तो मेरा हाथ में कोई याद नहीं, हाँ तुम्हारा हाथ नहीं। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे तकरीबन 20 साल लगे। ये पता लगाने के लिए मेरे बाप ने आखिरी दफ़ा किससे बात की थी। कॉल किसी को नहीं किया, तब चीज़ें किसी से नहीं की थी। तब मुझे याद आया, मैं जब अपने बचपन की दुनिया में चलेगी, तब मुझे याद आया मेरे पापा एक लेटर लिख रहे थे। तो मैंने उससे पूछा था, डाडा आप क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा, बेटा ये मेरा दोस्त है, इसे मेरी ज़रूरत है। अभी जब मुझे ज़रूरत थी तो इसने बिना सोचे समझे मेरी मदद की। अब जब मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है तो मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। मदद करना अच्छी चीज़ है बेटा, खासकर तब जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे काम आए। ओके डाडा, ये कहकर मैं उस रूम से चली गई। तब मुझे याद आया, हाँ मेरे डैड ने किसी की मदद की। फिर बाद में ये पता चला अंडर माफिया डॉन है वो, तो कौन उनसे दुश्मनी कर सकता है? कोई नहीं। आपने तो उस टाइम मेरे डैड की मदद की जिस टाइम उनको मदद की ज़रूरत थी जज साहब, लेकिन फिर क्या, मुकर गए। चलो मैं अपना केस छोड़ देती हूँ, मुझे अपने केस में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। अरे वाह, मैंने तो अपना केस छोड़ दिया, तुम किसी और केस पे बात कर रहे थे। चलो तुमने कह दिया कि तुमने उन्हें नहीं जानते, लेकिन कौन आया था तुम्हारे पास जज साहब? मेरे डैड की इंफॉर्मेशन किससे मांगी थी आपसे जज साहब? आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। इस 2 मिनट बाद मैं अपना सवाल, अपना केस चेंज कर दूंगी। मैं आप पर कोई और केस भी सुनवाई करूंगी और उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो बताइए, एक ईमानदार जज अभी जो फैसले कर रहा है, सारी दुनिया उनकी इज्जत करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ कैसे आई ये सोच रही हूँ ना। जज साहब जो इतने टाइट सिक्योरिटी में, इतने बड़े बड़े अफसरों के बीच में रह रहे हैं, उस तक पहुंची कौन? माफिया क्वीन। तुम तक पहुंचने के लिए पता है मैंने क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, लेकिन तुम तक नहीं पहुंची। मैं तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हें मौत देना चाहती थी, तब भी मैंने तुम्हें मौत नहीं दिया। लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करना है, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग खेल में मज़ा आता है।
ऐसे लोकल वाले खेल में कौन खेलता है? बिल्कुल नहीं। अदालत जाओ, केस लड़ो, सजा मिले, बिल्कुल भी नहीं। मेरा केस कुछ उल्टा है। मैं कुछ यूनिक करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूनिक करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरे केस की सुनवाई ऐसे होती है, जज भी मैं खुद, वकील भी मैं खुद, और तुम्हारी मौत का काले कपड़े वाला पहनने वाला बंदा भी मैं खुद हूँ। तो तुम्हारी मौत किस तरह होगी ये मैं सोचूंगी, लेकिन सारे सबूतों को नज़र में रख कर मैं ये सोचूंगी कि तुम्हारी मौत कैसी होनी चाहिए। तो बताइए साहब, क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। वो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं तुम्हारे डैड के बारे में नहीं बताऊंगा तो मेरी फैमिली को मार डालेंगे। झूठ, बिल्कुल झूठ। उस टाइम आपकी फैमिली आपके पास थी नहीं, और उस टाइम आपको पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि आपकी बीवी ने आपसे कहा था कैसी लाइफ गुजार रहे हो, कोई लाइफ है ना, पैसे हैं ना चीज़ है। तो तुमने गलत रास्ता चुन लिया अपनी बीवी के दबाव में आकर, उसे खुशी देने के चक्कर में, क्योंकि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो ना। कौन कमबख्त अपनी खूबसूरत हॉट सेक्सी बीवी से प्यार नहीं करता? तुम उसके हुस्न के दीवाने बन गए थे, इसलिए तुमने गलत रास्ता चुना, और तुमने उस लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, हाँ इस सच्चे, मैंने उन्हें सारी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन मैंने उन्हें जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने तुम्हें पैसे के साथ साथ जो मैंने कहा वही ऑफर किया था, जज बनने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन मैंने हर चीज़ ईमानदारी से की है। मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी के कल मुझे सिला मिलने वाला है, मतलब आज मुझे सिला मिलने वाला है। आज मुझे सितारा चकोरी से नवाजा जाएगा, मेरा मतलब, आई नो, तुम्हें स्टार दिया जाएगा, तुम्हें क्या इज्जत दिया जाएगी, बहुत सी चीज़ें दी जाएगी तुम्हें, क्योंकि तुम तो एक ईमानदार जज हो। तुमने तो कभी अपनी लाइफ में बेईमानी नहीं की है जज साहब, लेकिन दोस्त के मामले में तो बेईमानी की है। मैंने कहा मैं अपना केस बंद करती हूँ। चलिए छोड़िए मेरे केस को। मुझे पता है आप लोगों को, मुझे पता है आपको नहीं पता कि कौन लोग आए थे, किनने तुमसे इंफॉर्मेशन निकाली थी, मुझे पता है एवरीथिंग। फिर भी मैं रुक गई, लेकिन मेरे पास एक और केस आ गया तुम्हारे खिलाफ। 8 साल पहले एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अंकित था, अंकित याद है ना, वो केस आपकी अदालत में आया था। अंकित, 8 साल का लड़का जो रोड क्रॉस कर रहा था, एक बड़े बाप के बिगड़े हुए औलाद ने उसका एक्सीडेंट कर दिया। केस आपकी अदालत में आया। आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत चालाकी से वो केस जीत अंकित के हक में फैसला किया। फैसला ये हुआ कि लड़के को इतने साल की सजा होगी। बिल्कुल किया आपने, ईमानदारी की, बिल्कुल की, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे, गवाह उसके खिलाफ थे। लेकिन उस बच्चे के साथ क्या हुआ? उस बच्चे की आंखें चली गई। क्या चली गई? आंखें। तो उसको आंखें की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि तुमने उसके बाप से कहा था उसे पैसे दे इलाज के लिए, तब भी उसे पैसे नहीं मिले। 1 महीने बाद क्या हुआ? अदालत का वो लेडी, अंकित की माँ ताड़ा गई। अंकित की माँ पुलिस स्टेशन गई, वहाँ से अपना केस वापस लिया और अपने बच्चे के साथ रातों रात कहीं गायब हो गई। कहाँ गई किसी को नहीं पता, किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। जमीन कहाँ गई, आसमान निकल गई, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वो बच्चे के साथ कहाँ गई? कुछ दिन पहले मेरे अदालत में उसका केस आया था। अंकित अब भी नहीं देख सकता, इतने साल बाद भी वो अब भी नहीं देख सकता। अब पता उसकी एज कितनी है? उसकी एज अब हो चुकी है, क्योंकि ये तो 8 साल पहले का केस था। उसकी उम्र थी 8 साल। अब 8 साल के बाद कितनी उम्र होगी तो आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन उसकी माँ ने उसे संभाला बहुत, और उसे हर चीज़ की पहचान करवाई। जो आपको अंधेरे कमरे में डर लगता है ना, उसे अंधेरों से दोस्ती करना सिखाया उसकी माँ ने। बहुत खूबसूरत तरीके से दोस्ती करना सिखाया। लेकिन मुझ पर ये केस आया क्योंकि उसके पैसे की ज़रूरत थी। किसी ने मेरा एड्रेस दिया, किसी ने मेरा नाम दिया, और अब मैंने उसको आंखें दे दी। मेरा अपना काम कर लिया। लेकिन कुछ केस को कुरेदते कुरेदते मैं आप तक पहुंची हूँ, क्योंकि आपने बाहर उसकी माँ को आपने धमकी दी, अगर उन्होंने अपना केस वापस नहीं लिया
तो बदले में आपकी बेटे की जो आंखें चली गई उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मर जाए? तो उस औरत को यही सही लगा और रातों रात वहाँ से निकल गई अपने केस को वापस लेके। अब वो लड़का क्या पता है, वो पागल खाने में। कैसे पागल हुआ मैं बताती हूँ ना। पागल करने वाली आपके सामने खड़ी है, नॉर्मल था, फिर से उसने किसी का एक्सीडेंट करवाया। उसमें जब थोड़ा कमीना निकला, उसने उसे पागलपन वाला कहा, या लड़का पागल है इसलिए इसे पागल खाने इलाज के लिए भेजा जाए। तो मैं वहाँ चली गई पागलों की डॉक्टर बन के। पता है मैंने क्या किया, उसे दिन रात करंट देती गई। करंट देते देते आज मैंने उसे सचमुच का पागल बना दिया। और आज उसने पागलपंती में पता है क्या किया, उसने पागलपंती में अपने हाथ की नस काट दी। और नस काटने के साथ साथ उसने एक और काम किया, नस काटने के साथ साथ उसने छुरी को लेकर अपने दिल पर मार दिया। उसका चैप्टर वहीं पर ख़त्म। और उसकी आंखें किसे मिली? नैतिक को। वो आप वो देख सकता है, आज उसका फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था और कामयाब भी हो गया। और अब वो दुनिया देख सकता है, उस कमीना की आंखों से। लेकिन उस आंखों को अब उसे किस तरह इस्तेमाल करना है उसकी मर्जी। तो जज साहब, आपने ये केस अदालत के बाहर सेटलमेंट की थी ना, उसके बदले में आपको क्या मिला था? हाँ, आपकी बेटी की शादी में बहुत कीमती कार आपको मिला था। मिला इस तरह के आपको गिफ्ट मिला है, आपकी ईमानदारी का गिफ्ट मिला था, आपको मिला था ना। तो वो उसको जज को आपके खिलाफ इतने सारे केसेस है, अगर गिनवाते गिनवाते सुबह के 9 भी बज जाएंगे, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं और भी जाना है। तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई, तुम तक पहुंच गई, अब तुम्हारी मौत, तुम्हें मारूंगी जरूर। ये नहीं कि तुम्हारी ईमानदारी वाली मौत मिले, बिल्कुल नहीं। ये बॉक्स देख रहे हो, इसमें तुम्हारा काला चट्टा सब कुछ है, एवरीथिंग। एक ऐसा बॉक्स एक न्यूज़ एंकर के पास भी है, और टाइम से खोल देगी। जब पुलिस उससे छुपाएगी तब वो खोलेगी। ये डील हुई है हमारे बीच में, हम दोनों की। अगर उसने भी नहीं खोला तो कोई और खोल देगा ये बॉक्स को, लेकिन खुलेगा ज़रूर, कल के कल ही खुलेगा। अब तुम्हारी मौत का टाइम। मैं मौत आसानी नहीं देती, मैं खुद भी नहीं मरती, अपने हाथ गंदे भी नहीं करती। अब तुम्हारी मौत कैसे होगी बताती हूँ। खड़े हो ना, वो खड़ा होता है, उसके हाथ बांधती है, पैर बांधती है, और उसे बीचों बीच, लॉन्च के बीचों बीच, पंखे के बीच में खड़ी कर दिए, और रस्सी को पंखे के साथ लटकाती है, रस्सी को बांधती है और उसके गले में डालती है। उसके पैरों के नीचे एक टेबल होती है, उस टेबल को वो लगाती है। फिर वो क्या करती है, यहाँ से जाते 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 उस रस्सी को उस दरवाजे के साथ बांध देती, जिस दरवाजे से वो अंदर आई थी। वो सिर्फ आंखें फाड़ करके ये सब चीज़ें देख रहा था। तो कहती है, अब इसको मैं यहाँ से बांधूंगी, जब भी कोई आएगा इसे खींचेगा, पहले ये टेबल गिरेगा, फिर इसके बाद ये वाली चीज़ गिरेगी, फिर कहीं जाकर तुम्हारे पैर के नीचे से ये खिसकी जाएगी, और तुम्हारी सांसें तड़प तड़प के मर जाओगे। तब तक तुम्हारी सांसें यहाँ तक आते आते, अगर कोई तुम्हें बचाएगा तब भी तुम मरोगे। पता है कैसे? इसके साथ मैंने ये वाली करंट की वायर तुम्हारे दिल के पास की है। जैसे ही कोई भी जल्दबाजी में आके तुम्हारी मदद करेगा, तब इस चीज़ को छूते ही तुम्हारी अंदर से जो तुम्हारा दिल है ना, वो ब्लास्ट हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा दिल। और कुछ भी तुम्हारे जिस्म की कोई भी एजा खराब नहीं होगी, तुम्हारा दिल पटेगा। और इस चीज़ को करने के लिए एक ईमानदार इंसान आएगा। वो ईमानदार कौन हो सकता है? कोई झाड़ू वाला भी हो सकता है, तुम्हारा कोई नौकर भी हो सकता है, जिसके साथ तुमने कभी कोई गलती तो की, कभी कोई कुछ तो किया होगा, लेकिन मारने वाला एक ईमानदार बंदा ही होगा। ये कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म है। ये तुम्हें मारने वाला इंसान एक ईमानदार इंसान होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती, और जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि मेरे डैड मेरी मॉम को मारने के लिए तुमने किसको अपना दोस्ती की कीमत लेकर दोस्ती का हक अदा किया है। माफ़ कर देती
लेकिन बात मेरी फैमिली की नहीं थी। माफ़ किया क्योंकि मेरे डैड ने कहा था कि आप उसके अच्छे दोस्त थे, किया माफ़। लेकिन माफ़ बेटी ने किया है, माफिया क्वीन नहीं कर सकती। क्योंकि जब जब माफिया क्वीन के पास कोई भी केस आएगा, चाहे उसका सगा बाप ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी आएगा, तो वो उसके खिलाफ भी केस लड़ेगी। जैसी करतूत वैसी सज़ा, जैसी चीज़ें करोगे वैसी सज़ा मिलेगी। और सज़ा की बुनियाद पता है क्या होगी? अगर हल्का सा करोगे तो हल्का सा टच होगा, अगर उससे ज़्यादा गंदा करोगे तो माफिया कून उससे कई ज़्यादा गंदा तुम्हारे साथ सज़ा तुम्हें देगी। ये बात याद रखना। अब तुम्हें याद रखने के लिए तुम्हें होना भी तो चाहिए। तुम जिंदा ही नहीं बचोगी तो तुम याद क्या रखोगे। चलती हूँ मैं, बाय बाय। कल तुम्हारी इज्जत के जनाजा निकाल लेगा ज़रूर, जिसे तुम देख नहीं पाओगे। इसलिए बाय चांस मैं अभी तुम्हें सुना देती कल का हेडलाइन। मानिया जानने वाले जिन्हें नहीं पता, ये जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, प्लान जज साहब, आज के दिन इनकी मौत ऐसे हुई और मरने की वजह कोई नहीं जानता। कौन आया किसी को नहीं पता, कैसे आया किसी को नहीं पता, लेकिन उसे मारने के बाद उन्हें एक बॉक्स मिला, जिस बॉक्स में जज साहब के सारे काले चट्टे पड़े हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे कैसे ईमानदारी के चोले में बेईमानी का कपड़े बेचते गए, बेईमानी के कपड़े बेचते गए। और इस बेईमानी में बहुत से लोग, बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की गई है। ये आज का न्यूज़ है जो तुम सुन नहीं पाओगे। हो सके तो अपनी मौत को आराम से मांग लेना, वरना जिसने भी किया वो ईमानदार बंदा ही होगा। ये क्या करो वहाँ से निकल जाती। ओके गाइस, ये थी माफिया क्वीन की एंट्री, जिसको आप लोगों ने शायद मिस किया होगा या नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना दी। चलिए आपको उस कपल की तरफ लेके चलते जिस कपल की बेसब्री से आपको इंतज़ार है। और मुझे इंटरेस्ट तो खैर चलिए छोड़िए, बाद में देखते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है। जहाँ पे नैना टक्कर प्लस मिस बेंजी एक दूसरे को बेतनाशा किस कर रहे थे। उनकी किसी की कोई लिमिट नहीं होती, कभी वो नीचे कभी वो ऊपर, कभी नैना उसे नीचे करती है तो कभी नैना को वो नीचे कर देती है। और नैना ने तो कपड़े पहने थे, लेकिन मिस बेंजी के कपड़े सब कुछ उतर चुके थे, एवरीथिंग, यहाँ तक कि उसके जिस्म में कोई भी कपड़ा तो क्या छोटी सी भी चीज़ नहीं थी जो उसके बॉडी को ढक सके। इस तरह की चीज़ें थी। और उसके हाथ आराम आराम से उसके लोअर पार्ट की तरफ बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते फिर से ऊपर आती है, दो अपने हाथों को ऊपर लाती है नैना टक्कर और उसके बूब्स को प्रेस करने लगती है। अब वो अपने मुंह को लेके जाकर उसके चेस्ट के ऊपर रखती है और उसके चेस्ट को बेतनाशा किस कर रही थी, बेतनाशा। तब वहाँ से मिस बेंजी कहती है, फास्टर, तेज करो, मुझे वाइल्ड तरीके से प्यार करो। तब वो कहती है, तुम नशे में हो और तब भी ये चाहती हो, जस्ट शट अप। ये कहकर उसे नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है और कहती है, तुम बोलती कुछ ज़्यादा हो, मैं नशे में हूँ लेकिन मुझे फीलिंग करना है, और तुम्हें प्यार करना नहीं आता तो आज मैं तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगी। अगर इसे प्यार कहते तो प्यार से, अगर इसे अवस कहते हैं तो अवस से स्वीट हार्ट। ये कहकर उसके कपड़े से उसे पीछे से घुमाती है और उसकी जिप को खोलती है, उसकी पूरी को जो फ्रॉक, जो वेस्टर्न ड्रेस उसने पहनी थी उसे निकाल के बाहर फेंक देती। ऐसे व्यक्ति कि वो सीधा जाके शीशे को लगता है, लेकिन चलो शुक्र कीजिए शीशा टूटता नहीं है। शीशा था, कोई पत्थर थोड़ी उसने फेंका है, कमीज ही तो फेंकी थी। तो वो उसकी जैसे ही उसकी कमीज को मतलब फ्रॉक को फेंकती है तो उसकी बॉडी को देख कर कहती, हाय तुम तो और ज्यादा सेक्सी हो स्वीट हार्ट। ये कहकर उसकी चेक्स के ऊपर डायरेक्ट हमला करती है, डायरेक्ट उसके बूब्स के ऊपर आती है और ब्रा के ऊपर से उसके बूब्स पे बेतनाशा किसिस कर रही होती और काट भी रही होती। तो कहती, आउच, ये क्या कर रही हो, चुप करो। ये कहकर वो फिर से उसे बाइट करने लगती और इस बार बाइट करते से पहले उसकी मुंह पर हाथ रखती है ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। वो उसे बाइट करती जा रही थी, एक तरफ उसकी जो बुक्स को चूस रही थी, काट रही थी, सब कुछ कर रही थी, पेशनेट किसेस कर रहे थे एक दूसरे को, लेकिन उस किस में उसे दर्द दे रही थी। किसे? नैना टक्कर को। नैना के ब्लाउज को देख कर कहती, जी
ये मुझे रोक रहा है, ये कहकर उसे खुद से उतारती है। उसके गोद में ही बैठी थी, लेकिन उसको दोनों हाथों से पकड़ के उतारती है और पीछे से हाथ लेके जाकर उसके हुक को खोल के फेंक देती, हुक खोल के उसकी ब्रा को फेंक देती। फिर उसे फिर से जोर से पटकती और उसके ऊपर आके चढ़ के फिर से वो उसके बूब्स को सर्व करना स्टार्ट कर देती, सर्व करती है, बाइट करती है और अपनी लिप को राउंड राउंड घुमाने लगती है उसके बूब्स के ऊपर। बेतनाशा किसिस के साथ बाइट भी कर रही थी और इसकी ये चीज़ करने से नैना की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब। नैना कुछ पल के लिए सोचती, उसको पकड़ के नीचे करती और नीचे करने के बाद कुछ नहीं करती, बस उसके दोनों हाथ को पकड़ती और अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और कहती है ये नशे में है, ये नशे में है, मैं होश में हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। शी इज़ नॉट माई टाइप, शी इज़ नॉट माई टाइप। वो खुद से लड़ रही थी, खुद से जंग कर रही थी। जब वो उसको नशीली आंखों से देखती है मिस बेंची उर्फ खूबसूरत, तो वो देखती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, इस बीच में कौन सी किताब पढ़ रही हो जो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। उसे फिर से पकड़ के नीचे करती है, फिर उसके ऊपर आती है और फिर से उसे बेतनाशा किसी उसके ओंठों पे करने लगती है। फिर उसके ओंठों से लेकर अपनी जबान को अब उसे आराम आराम से उसकी पूरी ओंठों की तरफ फेरते हुए उसे नीचे उसके गले की साइड में लाती है। वहाँ से उसके लिक करते 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 वो अपनी जबान को उसकी बूब्स के ऊपर लाती है और उसकी बूब्स को चारों तरफ से गोल 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 राउंड घुमाने लगती है। घुमाते घुमाते आखिर में से कस के बाइट करती है और बाइट करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद उसके सीने पर सर रख देती है और फिर क्या, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, खामोशी। जब ये खामोशी महसूस करती है नैना तो कहती थैंक गॉड, शायद ये बेहोश हो गए, इसने तो मेरी कंडीशन खराब कर दी है यार। क्या, तब उसे आउच, आ, तुम क्या कर रही हो, तुम सो रही हो या काट रही हो? श्श, अभी तक तो मैं बेहोश हुई नहीं, बस देखना चाहती थी तुम क्या खाओगी। मजाक कर रही थी। ये कहकर वो करते करते लिक करते हुए नीचे लात आती है उसकी टमी के पास और उसकी टमी पे थोड़ी सी पहले चुटकी काटती है अपने हाथों से। वो कहती आउच, ये क्या कर रही हो तुम? चुप, एकदम चुप, तुम्हें रोमांस करना नहीं आता? फिर तुम्हारा डैड क्यों कह रहे तुम रोमांस की दीवानी हो? अब मैं कर रही हूँ तो सोने की बर्दाश्त करने की आदत नहीं, क्योंकि मैं ऐसी बदतमीज सेक्स नहीं करती किसी के साथ। और तुम किसी के साथ सेक्स भी करती हो? ये कहकर उसकी तरफ देखने लगती। नहीं, मैंने आज तक नहीं की है। और झूठी कहेगी, ये कहकर उससे अपनी जबान को उसके नेवल के पास लाती है और उसके नेवल पर किस करना स्टार्ट करती है। किस के साथ बाइट भी करती है और बेतनाशा करती, करते 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 वो नीचे आ जाती है उसके पैरों के पास, उसके ताइस को किस करना स्टार्ट करती है। किस के साथ उसके ताइस पर बाइट भी करती है मिस बेंजी और फिर इसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट में जाकर अपना सर रखती है और फिर कुछ इस तरह की हरकतें करती है जिससे उसकी आवाज़, उसकी सिक्सकियाँ, उसकी चाहत, उसकी जो आवाज़ थी उसे और ज़्यादा मदहोश कर रही थी। वो अपनी हरकतें और ज़्यादा फास्ट से फास्ट करने लगती है। खूबसूरत हद से ज़्यादा फास्ट करती है। जब फास्ट करते करते फिर उसके ऊपर आती है और अब क्या करती है वो अपने हाथ की उंगली लेके जाकर उसके लोअर पार्ट में फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देती है और उसके मुंह पर अपना मुंह रख के उसे किसिस बेतनाशा करती है। बेतनाशा किस, इस किस में दर्द ही दर्द था, क्योंकि उसने सर से लेकर पाँव तक खूबसूरत ने नैना को बहुत ज़्यादा दर्द दिया। अपने दांतों से, अपने होंठों से, अपने लिप से उसके पूरे बॉडी को वो जिस तरह प्यार कर रही थी, वो प्यार तो नहीं था, बस एक दर्द था। शायद वो अपना दर्द उसके अंदर लाना चाहती थी और उस दर्द को वो दोनों एंजॉय कर रहे थे बेतनाशा। मोहब्बत नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक मोमेंट्स बन गई, उनकी प्यार करने की मोमेंट्स वो बन गई। फिर इसके बाद जब वो स्क्रपाइड्स जैसे कि कहते हैं रिलैक्स हो जाती, तो फिर वो क्या करती है, अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ रब करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे करते करते तकरीबन उसकी कंडीशन, दोनों की कंडीशन ख़राब, एक दूसरे की कंडीशन इस तरह ख़राब करते हैं कि दोनों की हालत, यहाँ तक उनकी सांसें फूल जाने लगती है, लेकिन वो रुकते नहीं है। बेतनाशा एक दूसरे के जिस्म को
अपने जिस्म से रगड़ रहे थे। बेतनाशा हसी खूबसूरत अपने जिस्म को उसके जिस्म से उसकी बूब्स के साथ बूब्स मिल रहे थे, उसके लोअर पार्ट के साथ इन दोनों के लोअर पार्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा हद से पार वो कर चुके थे, क्योंकि सिर्फ कर चुकी थी कौन? खूबसूरत। उसने अपनी हदें सारी पार कर दी और उसके साथ वो सब कुछ किया जो उसे करना नहीं चाहिए था। जब वो सीधी हो जाती है तो उसे खुद के ऊपर लेकर कहती है डुएट, मैंने जो किया वैसे करो, अगर तुम्हें नहीं आता जो मैंने किया वैसे करती रहो। तो कहती तुम पागल हो, बस करो, तुम नहीं करोगी तो मैं फिर से करूँगी तुम्हारे साथ। मैं थक गई हूँ यार, मुझसे नहीं होता, पर मुझे तो करना है, तुम्हें तो मुझसे करना। तुम खुश हो गए, तुम्हें सुकून मिला, तुम मुझे सुकून दो। तुम्हारा दिमाग खराब है, सुबह होकर तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता, मुझे सुकून चाहिए, सुकून चाहिए, सुकून चाहिए। चुप करो मेरी माँ, ये क्या करो? उसके होंठों पर किस करने स्टार्ट कर देती। तब उसके सर को उसके बालों से पकड़ कर थोड़ा सा खींचती हो, कहती आउच, ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ इस तरह किया है क्या? नॉर्मल किया है? नहीं ना, मैंने तुम्हारे साथ वर्ल्ड किया है, तो तुम भी वर्ल्ड करो मेरे साथ, समझी? दर्द दो, जैसे मैंने तुम्हें दर्द दिया वैसे। मुझे दर्द देना आता नहीं है। अच्छी बात, ये मेरे माथे पर पट्टी, ये मेरे पाँव पे जख्म, तुमने मुझे दर्द नहीं दी, मैंने नहीं मारा है तुम्हें। वो बातें भी कर रहे थे लेकिन उसका हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चल रहा था। खूबसूरत खूबसूरत का हाथ तीन नैना की बॉडी के चेस्ट के ऊपर चल रहा था और उसकी बूब्स को प्रेस भी कर रही थी, बात भी कर रही थी, प्रेस भी कर रही थी। वो कहती है रुको, क्या कर रही हो? बात कर रहे ना हम दोनों। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी हरकतें नहीं रोकूंगी। मैंने कहा ना, मुझे दर्द वाला प्यार चाहिए। आई लाइक इट, दर्द अगर दे सकी हो तो दो, वरना दफा हो जाओ। ये कहकर उसे साइड में फेंक देती। जैसे उसे फेंकती है साइड में तो नैना को अब आता है गुस्सा, और नैना क्या करती, सीधा जाके उसके लोअर पार्ट की तरफ और वहां पर जो चीजें करना स्टार्ट कर दिए। इससे खूबसूरत की जो आवाज़ है ऊंची हो रही थी, उसके ऊपर अपना मुंह, उसके मुंह पर अपने हाथ रखती और कहती चिल्लाओ मत, अब भुगतो जो तुमने कहा था वो मैं कर रही हूँ। ये कहकर वो अपनी साथ उसके साथ वो हरकतें स्टार्ट कर देती जो उसे करनी नहीं चाहिए, और खूबसूरत अपने दोनों हाथों को उसके सर को दबाकर अपने लोअर पार्ट के ऊपर बेतनाशा दबा रही थी। ओके गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती यार, अगर इससे ज़्यादा किया शायद मेरा चैनल ब्लॉक हो सकता है। ओके, तो इनका रोमांस इसी तरह चलता रहता है तकरीबन आधे घंटे तक। उन्होंने रोमांस शुरू किया था रात के 1 बजे, अब तकरीबन रात के 3 बज चुके और दोनों की कंडीशन ऐसी, दोनों तक हार के सो जाते हैं एक दूसरे के बाहों में। किसी को कुछ याद नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन नैना होश में थी और वो बेहोशी में थी। ये करते करते तकरीबन आधे घंटे बाद उन्हें सुकून से एक दूसरे की बाहों में नींद आ जाती है। जब नींद खुलती है सुबह के 8 बजे, तब सबसे पहले आंख खुलती है खूबसूरत की, और जब खूबसूरत अपनी आंखें खोलती है उसके सर में पहले दर्द होता है, कहती मेरा सर सर पटा जा रहा है, और वो जब आंखें खोलती देखती है अपनी चारों तरफ, देखती कि शिट मैं किसके घर में हूँ, और जब अपने आप को गौर से देखती तो कहती शिट, ई ओ शिट, मेरे कपड़े कहाँ है और मैं किसके घर में हूँ, शिट शिट शिट। जब वो अपनी तरफ देखती तो नैना पीठ के बल लेटी थी, उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ उसकी सिल्की बाल नजर आ रहे थे। मैंने अभी तक आपको नैना के बारे में नहीं बताया। नैना एक खूबसूरत हॉट और सेक्सी लड़की थी। उसके जो घने बाल, सिल्की घने बाल, हाय, और वो भी गोल्डन कलर के थे, और उसकी आंखें जो झील की तरह जरूर थी लेकिन उसकी आंखें ब्राउन थी, और इस कदर ब्राउन थी कि देखने वाले उसकी आंखों में डूबने के लिए तैयार रहते। और उसकी बॉडी सरपाहा खूबसूरत थी, ये कहें ऊपर से उतरी हुई एक परी, बिल्कुल वैसी थी। उसके बाल लंबे घने अच्छे थे। उसने अक्सर अपने बालों को पोनीटेल किया होता है, जब भी कहीं जाती है पोनीटेल में उसके बाल होते, लेकिन कहीं पार्टी वगैरह में उसके बाल ओपन होते। उसे वेस्टर्न ड्रेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, ये कह सकते हैं अंग्रेज़ वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पहनती है वो। उसकी चॉइस ऐसी रहती है, जब वो देखती है कि कोई लड़की है शायद, तो जैसे वो अपना फेस घुमाती है तो उसका चेहरा देखकर कहती नहीं, मैंने इसके साथ
क्यों रात गुजारी, शिट, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। किस एंगर से मेरे साथ ज़बरदस्ती हो सकती है भला? वो खुद से बातें करती है, जब वो बातें कर तो रही थी लेकिन ऐसी आवाज़ में कर रही थी जिससे नैना की भी आंखें खुल जाती। नैना जब अपनी आंखें खोलती उसकी तरफ देखती कहती शिट, इससे भी अभी उठना था। सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। सो जाओ, रात बहुत नहीं है, सुबह हो चुकी है। देखो घड़ी के टाइम क्या हो रहा है। तुम्हें कहीं जाना है क्या? मुझे कहीं नहीं जाना। तुमने मेरे साथ क्या किया? जस्ट शट अप। मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने भी किया है मेरे साथ सब कुछ। जो तुमने कहा तुमने किया है स्टार्ट, मैंने नहीं किया। और रुको, ये कहकर उठती है और जो कमीज, जो चादर उन्होंने ओढ़ी थी उसे लेकर वो आगे जाने वाली थी, कुछ सोचकर वो चादर वहीं पर रख देती है और बिना कपड़ों के, बिना चादर के वो बेड से उतर जाती। उसे इस तरह उतरते हुए देखकर वो अपनी आंखें बंद करती। ये कितनी बदतमीज लड़की है यार, इसे कौन करता है भला। वो अपने कबाड़ के पास जाती है, वहाँ से एक लॉन्ग शर्ट पहनती है। लॉन्ग शर्ट पहनने के बाद वो पलट के आती है उसकी तरफ, कहती ये लो पकड़ो। तो जब वो सुनती है ये लो पकड़ो तो अपनी आंखें खोलती है। ये क्या है? पैसे? क्या मतलब पैसे? देखो, मैं तुम्हारे अलावा अगर किसी और लड़की को बुलाती तो मुझसे पैसे दे देती। एक मिनट, तुम मुझे क्या समझ के लाई हो यहाँ पे? मैं तो तुम्हें एक मदद करने के लिए लाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी भी सेक्सी और रोमांटिक चीज़ें करती हो। बेंजी हो लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें अपनी जिस्म की नुमाइश किस तरह करनी। एंड लाइक इट, मुझे पसंद है तुम्हारी हरकतें। अगर दोबारा मुझे तलब होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी अपने पास। जब ये सुनती है वो बेड से उतरती है नीचे और उसे कस के थप्पड़ मारती है नैना को। नैना कहती यू जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आपने मुझे समझ क्या रखा था? अगर मैं नशे में थी तो आप तो होश में थे ना। ये पैसे देकर आप मेरे जिस्म का सौदा करने के लिए कह रहे हैं मुझे? वाह, फर्स्ट टाइम मैंने किसी के साथ इंटरमेट हुई हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने किसी के साथ इस कदर बेवकूफ़ी वाली हरकत की है, लेकिन आपने तो मेरे साथ ही मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने सोचा शायद गलती हो गई तो हम दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग के कुछ बात करके सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आपने क्या किया? पैसे, मेरे जिस्म की कीमत। आज तक मैंने किसी को अपने करीब आने नहीं दिया है, टच तक करने नहीं दिया है। मेरी मुझे देखकर और तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट ले भी नहीं सकता बहन जी। तुम एक बहन जी, हाँ यही बात कह रही हूँ मैं बहन जी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे छुआ है, वो भी किसी ऐसी इंसान ने जिसकी गाली भी नहीं दे सकती आपको। एक तौहीन है औरत के नाम के। आप एक औरत के नाम पर तौहीन हो। गलती हुई है, माफ़ी मांगने के बजाय मेरे जिस्म के सौदा कर रहे हैं आप। ऐसी औरत से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ? आपसे तो पहले ही उम्मीद नहीं रखा था। नहीं कहा था ना मैंने कहा था होगा शायद मेरे पीछे मत आओ, मुझसे दूर रहो, ये सब कहा होगा मैंने तुमसे। लेकिन तुम मुझे पकड़ के यहाँ लाई अपनी आवाज़ बुझाने के लिए। ये गलत है, स्टार्ट तुमने किया है। मैं तो बस तुम्हें फिर से उसे कस के थप्पड़ मारती हूँ, कहती अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुमसे अच्छा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम जैसे इंसानों को जिंदा रहने का भी हक नहीं है। काश मेरे हाथ होता तो मैं तुम्हें जान से मार देती, कत्ल कर देती तुम्हारा। मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी तुमने और मेरी इज्जत की कीमत लगा रही हो। तू है तुम में, नालत बेचती हूँ तुम पर। मैंने कहा ना जो कुछ हुआ हम दोनों की रजामंदी से हुआ है। मैंने नहीं, तुमने हाँ किया होगा क्योंकि मैं नशे में थी। आप तो होश में थे ना, कंट्रोल कर सकती थी खुद को, लेकिन आपको को भी जिस्म की हवस लगी थी। आप भी अपने जिस्म को ठंडा करना चाहती थी, इसलिए आपने मेरे जिस्म का सहारा लिया। नशा मैंने किया, शराब मैंने पी, लेकिन आप तो होश आवाज में थे ना। बांध देते, मार देते, कुछ भी करके मुझे खुद से दूर रख सकते थे, लेकिन नहीं। आपने सोचा रात गुजर जाएगी फिर सुबह मुंह माँ की कीमत दे के रपा दपा कर दो इस मामले को। और मैं बेवकूफ़ कंप्लेंट भी नहीं कर सकती, पता है क्यों? क्योंकि क्या कहूँगी, एक लड़की ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, हालांकि मैं उसके साथ उसके घर में खुद आई हूँ, उसके साथ ही आई हूँ, उसके बेडरूम में खुद आई हूँ। तो केस क्या बनेगा भाई? बनेगा क्या केस? कोई केस नहीं बनेगा, कोई भी केस नहीं बनेगा। वो अपने कपड़े उठा के पहनने लगती है और बातें भी कर रही थी उसके साथ। मुझे पैसे दिए ना, रुको एक मिनट, पैसे बहुत है आपके पास। वो अपने
चारों तरफ देखती तो उसे साइड में अपने 2 बैग नज़र आते। उसे खोलती है, उसमें से एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसे निकालती है। उसे निकाल के वो कहते हैं ना मनी बैग होता है जिसमें हम पैसे डाल के जमा करते हैं, वो बैग उसे ही निकालती है। उसे खोलती है, उसके अंदर जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे निकाल के उसके मुंह पे मारती है। ये ले, तुमने मेरा सौदा किया है ना, मेरे साथ रात गुजारने के लिए तुम्हारी कीमत तो लेने पर देला होता है, ऐसे कहते हैं। मैंने नहीं, तुमने नहीं मुझे खरीदा है रात के लिए, मैंने भी खरीदा है तुम्हें रात के लिए। यू बिच, गाली मत देना, बदले में मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ यू बिच टू। गाली बिल्कुल मत देना, इतनी नेक तुम नहीं हो कि तुम्हारी चीज़ें बकवास हरकतें में बर्दाश्त कर सको। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मैं रोऊंगी पीटूंगी गिड़गिड़ाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरी कीमत लगाई ना, और लो मैंने तुम्हारी कीमत लगाई। ये कहकर वो लोग अभी बातें ही कर रहे थे, तब उनकी डोर पर नोक नोक का आवाज़ आती है। तो वो जीन्स पहनती है और बाहर जाके दरवाज़ा खोलती। वो भी उसके साथ निकलने की कोशिश करती तो कहती यहीं पर बैठो, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। जो तमाशा तुम अब कर रही हो वो हम दोनों के बीच में रहो। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारे घर में रहने की बात कर रही हो तुम मुझसे, हटो यहाँ से। मैंने कहा ना यही रहो, अगर कुछ भी किया तो तुम्हारे पे चोरी का लगाओ, चोरी का इंजाम, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जस्ट शट अप, ये कहकर दरवाज़ा खोलते तब वहाँ चौकीदार खड़ा था। वो मैडम जी क्या हुआ? वो तीसरे माले में जो सर है ना, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, कब से बजा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ। इस टाइम तो वो जग जाते हैं, जॉगिंग पर जाते, लेकिन आज कहा गए, कह रहे हैं कि जॉगिंग पे भी नहीं गए वो। तो उसकी तरफ वो लोग देखते हैं गौर से, तो खूबसूरत भी उसकी तरफ देख के कहती है, उसके सामने तो खड़ी थी नैना, उसे पीछे करती उसकी बातें सुनती। तो तुम किसी और को बुलाओ। मैडम वो जज साहब है क्या? जज? वो जो आज उनको इज्जत दिया जा रहा है वो है? जी मैडम जी वही है। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत से लोग कोशिश करें लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। आप भी चल के देख लीजिए ना। ठीक है चलो, ये कहकर वो भी चलती है, क्योंकि उसे पता है उसे यहाँ पर ड्यूटी में भेजा गया है और उसने कल रात ड्यूटी नहीं की, अपनी रोमांस किया। वो क्या किया, उसे ड्यूटी में तो नहीं बुलाया गया, सॉरी गाइस। वो अपने दोस्त के फ्लैट में आई थी, जो एक अफसर था। वो ऐसा एक कॉलोनी था जहाँ पर कुछ रिटायर पुलिस वाले होते हैं, कुछ रिटायर अफसर होते हैं, कुछ रिटायर वकील जज, वो भी यहाँ पर रहते हैं। और वो जज साहब कोई मामूली जज नहीं था, वो बहुत नामदार इंसान था, जिसको आज रिटायरमेंट के टाइम पर एक एजाज़ दिया जा रहा था। लेकिन उसका सारा सपना दरा का दरा ले गया, क्योंकि माफिया क्वीन ने उसे मार दिया। माफिया क्वीन उसी फ्लैट में आई थी उसे मारने के लिए, जिस फ्लैट में नैना टक्कर थी। अब वो कैसे आई ये तो वो जाने, उसका काम जाने। चलते हैं हम उस तरफ जहाँ पर नैना टक्कर जाने ही वाली थी, तो पलट के आती है और एक इशारा करती है अपने लड़के से, इसे कहीं मत जाने देना, इसे यहीं बिठाओ। क्यों मैडम, इसने कुछ किया है क्या? मेरी दोस्त है, नाराज़ होके जा रही है, खबरदार उसके साथ कोई बदतमीजी की तुमने, कुछ मत कहना, इसे बैठने देना, ओके? ये कहकर वो ऊपर चली जाती। जैसे ही दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते, तब वहाँ पर एक आता है, एक आदमी, एक 80 साल का आदमी, जो चाबी वगैरह दरवाज़ा खोलने में माहिर है, जो ताला चाबी वाला काम करता है। तो कहता है रुको बेटा, मैं करता हूँ, मेरे पास चाबी वगैरह है। आप कौन है चाचा? अरे बेटा मैं यहाँ नीचे काम करता हूँ, झाड़ू पोंछा करता हूँ, इनके घर में भी आता हूँ कई दफ़ा झाड़ू पोंछा करने के लिए। अभी नहीं आया, अभी थोड़ी देर पहले आया था तो आ गया हूँ। सुना दरवाज़ा नहीं खोल रहे, शायद दिल का मरीज़ है, पेशेंट है, कुछ हुआ होगा, रुको दरवाज़ा मैं खोलता हूँ। ये क्या करो, दरवाज़ा खोलते हैं, फर्स्ट खोलते हैं दरवाज़ा, जब धक्का देते दरवाज़ा ओपन हो जाता है, खुल जाता है दरवाज़ा। तो सब के सब अंदर भाग जाते हैं। अंदर जैसे ही भाग अंदर जाते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर सब शौक, क्योंकि जो कुछ माफिया क्वीन ने कहा था बिल्कुल वैसी तरह आराम आराम से वो सारी चीज़ें जो कड़ी टू कड़ी लगी थी एक दूसरे के साथ, वो अटते गए ताकि उसके पाँव के नीचे से वो टेबल हट जाती है और वो इंसान गिर जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती है, जैसे कि मौत का फरिश्ता देख लिया हो। जब अपने सामने का नज़ारा देखता है, वो उस बूढ़े इंसान को देखता है, वो कोई और नहीं, ये वो इंसान था जिसे अक्सर वो बेइज्जत करते थे, अक्सर उसे सुनाते थे, एक छोटी सी छोटी गलती पर भी उसे सुनाते थे। गरीब इंसान था तो उसकी डांट सुनता था,
तो उसे देखकर वो लटक रहे हैं। तब वो लोग भागते हैं। नैना टक्कर सबसे आगे होती, लेकिन बदकिस्मती कहें वो जज साहब की या खुशकिस्मती कहें नैना की, नैना एक ईमानदार अफसर थी, उसमें कोई शक नहीं था। तो उस चीज़ पर उसकी पाँव लग जाती है, जिसे माफिया क्वीन ने कहा था कोई ईमानदार इंसान ही इस पर पाँव रख सकता है, और अब जज को बचना इम्पॉसिबल। जैसे ही नैना का पाँव लग जाता है उस जगह पर, वैसे ही अंदर से एक चीज़ होती है, जज साहब का दिल खत्म, और वहीं पर जज साहब नीचे दम तोड़ के मर जाते। तब वो कहते ये क्या हुआ। सब लोग हैरान थे, ये इतनी सख्त सिक्योरिटी में उस जज के लिए तकरीबन तकरीबन आधे से ज़्यादा अफसर उसकी हिफाजत के लिए रखे गए थे। आज वो क्या हुआ। वहाँ पर भागते भागते आईजी साहब आते। आईजी नैना को देखते कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। सर ये मेरा भी नीचे फ्लैट है, यहाँ क्या हो रहा है। ये इतना इसने टेंट सिक्योरिटी जब मैं आई थी तब भी थी। हाँ, क्योंकि इनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि माफिया क्वीन ने हमें धमकी दी है वो इन्हें मारेगी, और आपने ये बात मुझसे नहीं बताई। कम से कम मुझे बता देती, मैं इनका सिक्योरिटी। तब तुम थे नहीं, तब इसकी धमकी आई थी तुमसे पहले। लेकिन अब तक इसे मारा क्यों नहीं। बताने क्यों नहीं मारा, शायद कुछ चीज़ जानना चाहता था। तब वो देखती वहाँ पर एक बॉक्स खड़ा था, उसमें लिखा था जज साहब का काली दुनिया का राज। जिसे देखकर नैना टक्कर पड़ती है जोर से, और कमिश्नर साहब कहते, आईजी साहब कहते इसे हटाओ, छुपाओ इसे। लेकिन इसे छुपाने से पहले वहाँ पर एक मीडिया रिपोर्टर आ जाती, कहती सर क्या ये बात सच है कि मिस जज साहब ने बहुत सी गलतियाँ की हैं। क्या ये बात सच है कि जज साहब ने 8 साल पहले एक केस को दबाने के लिए एक माँ बेटे को डरा के धमकाया था। तो कहती है नो कमेंट्स। ये क्या बात हुई आप लोगों को अभी ये केस हुआ, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे कि आपको मिली है कि जज साहब को मारा जाएगा, वैसे ही हमें भी मिली। तब आईजी साहब नैना को इशारा करते कि तुम यहाँ से चली जाओ। नैना कुछ कहती नहीं, बस खामोशी से वहाँ से निकल जाती, क्योंकि वाकई नैना इस केस में तो नहीं थी, और नैना को सामने आने का हक भी नहीं था, क्योंकि नैना एक अंडर कवर अफसर थी। तो इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती। लेकिन जैसे ही अपने फ्लैट में पहुँचती तो वहाँ देखती वो चौकीदार मुँह पर हाथ रख के एक बैठा था। तो कहती ये क्या हुआ है। वो मैडम जी मैंने उन्हें रोका, लेकिन वो रुकी नहीं, चली गई, भागते भागते चली गई शायद यहाँ से। अच्छा ठीक है, ये सोच कर नैना अंदर जलती, शावर लेती, उसके पीछे नहीं जाती। नैना कहती है शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया। एक गलती को छुपाने के लिए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती, कैसे मैंने ये हरकत कर दी। कुछ और करना चाहिए था, कुछ भी, लेकिन मुझे उसे पैसे तो नहीं देने चाहिए थे। शिट यार, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, और वैसे भी मेरे बारे में कहाँ अच्छा सोचती है। नशे की हालत में इतनी सारी गालियाँ मुझे दी है ज़िंदगी में, मैंने कभी किसी के मुंह से इतनी गालियाँ नहीं सुनी। और मैंने क्या किया, शिट शिट शिट, मैं क्या करूँ, कब मैं कहाँ ढूंढूँ इसे। चलो अच्छा है वो कहीं ना कहीं सेफ होगी। लेकिन जब देखती है ज़मीन पर उसके कपड़े, सॉरी, जब उसकी नज़र चारों तरफ जाती तो वहाँ पर अभी भी उसके 2 बैग पड़े हुए थे, प्लस वो पैसे भी रखे हुए थे, जो पैसे उसने उसके नैना के मुंह पे मारे थे, क्योंकि नैना इस वक्त अपने बेडरूम में आ चुकी थी फ्रेश होने के लिए। नैना फ्रेश होकर बैठ जाती, थोड़ी देर बैठ, तकरीबन 1 घंटे बाद उसके फादर की एक कॉल आती है उसके ऊपर। तो नैना कॉल उठाती, कहती जी डैड कहिए। खूबसूरत कहाँ। ओ मिस बेन जी, खूबसूरत नाम है उसका। मैंने तुमसे कहा कहाँ है वो। ये यहीं पर है। क्यों, क्या हुआ। यहीं पर कहाँ, ये बताना पसंद करोगी। क्या हुआ डैड, आप क्या पूछना चाहते, मेरे सर में वैसे ही दर्द है। उसने अपना इस्तीफा भेजा है और नौकरी छोड़ रही है। वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है, उसे 10 लाख रुपए कैश देने पड़ेंगे। यही तो बात है, पूरी बात सुन नहीं रही ना बेटा। रात को कुछ ज़्यादा ही पिए तुमने, उसके साथ शायद कुछ बदतमीजी की होगी, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे यहाँ नौकरी करने से इनकार कर दिया। प्लस उसने 10 लाख कैश मेरे पास मेरे टेबल पर रखे हुए, जिन्हें देखकर मैं शौक हूँ। शौक का मतलब समझते हो ना। मुझे शौक लगा कि इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से। मुझे खूबसूरत हर कीमत में सही सलामत चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से उसने खुद को कुछ किया, उसे कोई नुकसान पहुंचा, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेटा। वो लड़की बुरी नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं कि क्या मतलब उसने पैसे भेजे आपको। मुझे नहीं पता, पता लगाओ कहाँ से ये इसने पैसे। क्योंकि एक आदमी आया था उस लेटर लेकर, इसमें सिर्फ
इतना लिखा है कि वो किसी रीज़न की वजह से ये ऑफिस छोड़ रही है, यहाँ से जा रही है, और आपके पैसे आपको दे दिए गए। आपने जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए आपने कहा था, अगर आप में से आप मुझे निकालेंगे तो आप मुझे 10 लाख देंगे, या मैं खुद से या जब निकलूँ यहाँ से निकलूँगी तो मैं आपको 10 लाख दूंगी। तो बतौर कैश में आपको पैसे भेज रही हूँ, एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरा इस्तीफ़ा भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बस इतना लिखा है उस लेटर में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पता लगा, तब वो सर पकड़ के बैठ जाती है, फिर उठ जाती है, फिर बैठ जाती है, शिट 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 ये कहाँ गई है। वो उसका नंबर ट्रेस करने के लिए एक आदमी को दे देती, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे बताओ ये लोकेशन कहाँ है, 5 मिनट के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। तब वहाँ से एक आदमी 5 मिनट बाद मैसेज करता है, मैम ये आखिरी लोकेशन हॉस्पिटल की दिखाई जा रही है। तो कहती है हॉस्पिटल, लगता है उसे ड्रेसिंग वगैरह करनी है। तो फिर से वो रिलैक्स होकर बैठ जाती है। लेकिन जब उसके अपने पापा की बात की आवाज़ आती है, कानों में उसकी बाप डैड की आवाज़ गूंजती है कि उसने 10 लाख उठा 10 लाख भेजे हैं कैश। तो उसे याद आता है कि रात को जब वो हॉस्पिटल में उसे लेने गई थी, चेकअप करवा के लेने घर लेने के लिए आई थी, तो उसने क्या कहा था, अपना गुर्दा अपना दिल बेच के तुम्हारे डैड को तुम्हारे पैसे। शिट, नहीं ये नहीं हो सकता, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती। ओके गाइज, आज के लिए इतने हो सके तो मेरा स्टोरी आप लोगों को शायद मिले या ना मिले, या कुछ और भी हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्टोरी अपलोड करने के लिए लगा रही हूँ। आज थोड़ी सी लेट हुई, इसके लिए दरगुजर कीजिएगा, मेरी स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। और फिर से मैं पूछती हूँ माफिया क्वीन आप लोगों को कैसी लग रही है। और हाँ, आज का एपिसोड थोड़ा सा